अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम ऑपरेटर की फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। तो आइए सबसे पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन पर्पस। यहाँ पे आपने वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना हो और कंपेयर करने के बाद आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो कि फर्दर हमें आंसर जो है वो क्या प्रोड्यूस होगा, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जिसकी बेस पे हमने फर्दर कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो। तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं और फर्दर हम इसको प्रोसेस करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमेशा आपको जो आंसर रिटर्न करते हैं वो ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न करते हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स भी हम इसको बोलते हैं। तो इनका जो आंसर होगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होगा। कैसे, आइए हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं कुछ वेरिएबल्स को यूज़ करता हूँ और वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए ही हम इसको वेरीफाई करते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं कैसे काम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, लेट्स सपोज 4। एक वेरिएबल हमारे पास बी है और इसके अंदर वैल्यू लेट्स सपोज हमारे पास है 7। मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के ही अंदर इनको यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करता हूँ इक्वल ऑपरेटर को। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमारे पास इक्वल ऑपरेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो यूज होता है वो हमारे पास ये डबल इक्वल ऑपरेटर हम पुट करते हैं। मैथ के अंदर आप ये सिंगल ऑपरेटर जो लगाते हैं इसको आप इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे आप डबल इक्वल का सिंबल पुट करेंगे तो ये एक्चुअली में इक्वल ऑपरेटर कहलाएगा, जो कि इक्वालिटी के लिए यूज होता है, जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू को कंपेयर करता है कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो आंसर आपको मिलेगा ट्रू, अदरवाइज आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। अब इस केस में हमारे पास ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कंपेयर होगी, क्या ये दोनों इक्वल है? नो। इसका आंसर जो हमें वो फॉल्स मिलना चाहिए। तो मीन्स के इक्वल ऑपरेटर ये तो वैसे ही आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो हमें फॉल्स मिलना चाहिए। हम इसको वेरीफाई करते हैं इसके आउटपुट को देख के। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें इसका जो आंसर यहाँ पे मिला है वो फॉल्स मिला है। स्टूडेंट्स इसको हम इरेज करते हैं ताकि हम अपने इंटरेक्टिव मोड को प्रॉपर इसको यूटिलाइज कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लेस देन का। और लेस देन के लिए हमारे पास जो सैम्बल यूज होता है वो बेसिकली हमारे पास दिस वन है। अब लेस देन का सैंबल को हम यूज करते हुए यहाँ पे देखते हैं ए लेस देन बी। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक हो रही है, एक्सप्रेशन चेक हो रही है कि ए लेस देन बी, कि ए की वैल्यू जो है वो बी से लेस है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे इसको मैनुअली खुद भी ड्राई रन करके देखें तो बेसिकली वाकई ही कंडीशन ट्रू बनती है, क्योंकि ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 7 है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ए लेस देन बी, तो मीन्स कि इसका आंसर हमें जो है वो ट्रू मिलना चाहिए। हम इसको भी वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड ग्रेटर, ग्रेटर देन का ऑपरेटर। और ग्रेटर देन का ऑपरेटर सिंबल हमारे पास बेसिकली ये वाला है। ये कॉलन हम इसके साथ नहीं लगाते, आप कंफ्यूज ना हो। हमारे पास ओनली ग्रेटर देन का सिंबल ये है और ये हमारे पास लेस देन का सिंबल था। और इसकी आउटपुट भी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी। और अगर हम मैनुअली यहाँ पे इसको ड्राई रन करें तो यहाँ पे कंडीशन ये कह रही है कि ए की वैल्यू जो है वो बी से ग्रेटर है। तो ये हमारे पास फॉल्स कंडीशन बनती है, क्योंकि ए की वैल्यू लेस है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड लेस देन इक्वल टू। अब इसका सैंपल हमारे पास ये वाला है, लेस देन इक्वल टू। अब बेसिकली इस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं जब आपके पास चॉइस हो। इसका क्या मतलब है? अब ये कंडीशन बेसिकली चेक करेगा कि इफ ए, ए की जो वैल्यू है वो लेस देन हो या इक्वल हो बी के। अगर ए की वैल्यू लेस हो बी से या ए की वैल्यू इक्वल हो बी से, इन दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी तो इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करें ए लेस देन बी, यस, ए जो है वो बी से लेस है, तो इक्वल को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसी की बेस पे ये डिसाइड कर देगा
के ये इक्वल लेस से है, तो इसका आंसर हमें जो मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट को वेरीफाई करते हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, इसका हमारे पास जो सैम्पल है वो ये वाला है, और हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी कंडीशन ये लगाई जा रही है कि ए की वैल्यू ग्रेटर हो बी से या ए की वैल्यू इक्वल हो बी से। इन दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी इसका आंसर ट्रू आएगा। तो बेसिकली ए की वैल्यू ना तो बी से बड़ी है और ना ही ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल है, तो बेसिकली इसका आंसर जो है हमें वो फॉल्स मिलेगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का सैंपल हमारे पास स्टूडेंट्स है नॉट इक्वल, और ये हमारे पास इसका सैंपल है, और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। अब बेसिकली ये स्टेटमेंट ये कह रही है ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल नहीं है। तो अगर हम वेरीफाई करें तो वाकई ही ऐसा ही है, क्योंकि ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 7 है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। कंडीशन मीन्स कि आपकी यहाँ पे जो लगाई जा रही है वो ट्रू है, तो इसका आंसर जो है हमें वो भी ट्रू मिलेगा, क्योंकि कंडीशन हमने चेक करनी है, हमने एक्सप्रेशन देखनी है कि एक्सप्रेशन क्या सही है। तो एग्जैक्टली एक्सप्रेशन आपकी यहाँ पे ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी। तो वेरीफाई किया तो वाकई ही ऐसा है कि ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हमें ट्रू मिलना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इनको वेरीफाई करते हैं। हम इसको अगेन वेरीफाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे जो प्रिडिक्शन की थी उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे सारे के सारे आंसर जो हैं वो ट्रू हैं। तो ये बेसिक हमारे पास थे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कितने हैं, हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कमेंट करके थोड़े से सेपरेशन दे देता हूँ, समथिंग लाइक अ हेडिंग। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास जो पहला लॉजिकल ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड एंड, सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड और लास्ट वन हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है दैट इज नॉट। और स्टूडेंट्स, जब हमने इन ऑपरेटर्स को यूज करना है तो हमने एंड को ही यूज करना है, हमने और को ही यूज करना है, और हमने नॉट को ही यूज करना है। मीन्स कि इनका कोई और स्पेसिफिक सिंबल नहीं है जो हम पाइथन में यूज करते हैं। हम डायरेक्टली एंड और नॉट को ही यहाँ पे लिखेंगे और अपना काम जो है वो परफॉर्म करवाएंगे। और स्टूडेंट्स, इसके साथ एक चीज़ और माइंड में रखिएगा। बेसिकली ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनको हम यूज करते हैं मल्टीपल रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। कैसे करते हैं, आइए हम इनको यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कंडीशंस, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, और उसके बिहाफ पे हम इनको वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली काम कैसे परफॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के ही अंदर यूज करता हूँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर को। ये हमारे पास हेडिंग वैसे आ जाएगी, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ 5 greater than 7 एंड 8 greater than 10। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मैनुअली डायरेक्टली कुछ कांस्टेंट वैल्यूज को यूज किया है, और इन वैल्यूज के ऊपर मैंने एंड ऑपरेटर को यूज किया हुआ है। बेसिकली स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे एक ये रिलेशनल ऑपरेटर है और एक ये रिलेशनल ऑपरेटर है। अब इसमें होगा क्या कि हमारे पास इन दोनों रिलेशनल ऑपरेटर्स को चेक किया जाएगा। दोनों को चेक करने के बाद डिसीजन मेकिंग की जाएगी। एंड ऑपरेटर के केस में हमें आंसर जो मिलेगा वो ट्रू तब ही मिलेगा जब लेफ्ट साइड वाली एक्सप्रेशन और राइट साइड वाली एक्सप्रेशन दोनों का आंसर ट्रू होगा। अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करें 5 greater than 7, स्टूडेंट्स ये तो फॉल्स है। जब ये वाली फॉल्स है स्टूडेंट, तो एंड ऑपरेटर के केस में हम दूसरी एक्सप्रेशन को चेक ही नहीं करते, क्योंकि एंड ऑपरेटर ये कहता है कि हमारे पास जितनी भी एक्सप्रेशंस होंगी, अगर सारी की सारी एक्सप्रेशंस का आंसर ट्रू होगा तो देन
ओवरऑल इनको कंबाइन करके मैं जो आंसर प्रोवाइड करूंगा वो आपको ट्रू प्रोवाइड करूंगा। अगर एक भी कंडीशन का आंसर फॉल्स होगा तो उस केस में इसका आंसर आपको फॉल्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करते हैं। मैं F5 प्रेस करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का आंसर आपको जो मिला है वो फॉल्स यहाँ पे मिला है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यूज को भी वेरीफाई करते हैं। मैं इंटरेक्टिव मोड को क्लियर करता हूँ सबसे पहले। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको एक और केस इसका डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये अच्छे से वेरीफाई बेसिकली हो जाए कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। अब इसमें हमारे पास मैं वैल्यूज दोनों जो है वो ट्रू करने की कोशिश करता हूँ, 15 ग्रेटर देन 7 एंड 8 ग्रेटर देन 10। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा, अब इसमें आपको दोनों का आंसर पर नीचे वाली स्टेटमेंट का आंसर जो है वो ट्रू मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरीफाई हुआ, पहली का आंसर हमें फॉल्स मिला और दूसरी का आंसर हमें ट्रू मिल चुका है। क्योंकि ऊपर वाला काम हम कर चुके हैं तो क्यों ना मैं इसको कमेंट पार्ट में पुट कर दूं ताकि इसकी आउटपुट हमें बार बार शो ना हो। तो ये वाला पार्ट हमारा कमेंट में कंसिडर हो जाएगा। अब हमें जो आंसर्स मिलेंगे वो ओनली लॉजिकल ऑपरेटर्स के ही मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर को वेरीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर। आइए स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई करते हैं। अब और ऑपरेटर के केस में हम यहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक्सप्रेशन यही लिख देते हैं, 5 ग्रेटर देन 7 और 8 ग्रेटर देन 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, पहली कंडीशन क्या कहते हैं कि 5 जो है वो ग्रेटर देन 7 है, तो कंडीशन फॉल्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 8 ग्रेटर देन 5, लेकिन स्टूडेंट्स ये कंडीशन ट्रू है। और का मतलब होता है या। अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं इनमें से अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो इसका कॉम्बिनेशन के बाद जो ओवरऑल आंसर होगा वो ट्रू कंसीडर किया जाएगा। हम इसको यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या वाकई हमें इसका ट्रू आंसर मिला है। तो यस स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे इसका आंसर ट्रू मिला है। अगर स्टूडेंट्स और के केस में हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हो, तीन हो, अगर सारी के सारी एक्सप्रेशंस का आंसर जो है वो फॉल्स हो, उस केस में इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा, वो फॉल्स होगा। 5 ग्रेटर देन 7 इसके कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स है। और यहाँ पे 8 ग्रेटर देन 15, अब मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया है तो ये भी फॉल्स है। जब ये भी फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, तो इसका ओवरऑल आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर हमें फॉल्स मिला है। आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर को यहाँ पे यूज करते हैं और वो हमारे पास है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। स्टूडेंट्स एक चीज और आपको मैं इसमें बताऊंगा। बेसिकली हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जो कि दो ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो नॉट ऑपरेटर है ये एक सिंगल वैल्यू के ऊपर अप्लाई किया जाता है, एक सिंगल वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, जब हम इसके किसी भी वैल्यू के ऊपर किसी एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जिस कंडीशन का आंसर ट्रू होता है नॉट ऑपरेटर उसको रिवर्स कर देता है। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, लेट्स सपोज 5 ग्रेटर देन 7। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 ग्रेटर देन 7 और इसके स्टार्ट में मैं लिख देता हूँ नॉट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई एरर ना मिले, यस अब इसका आंसर ट्रू मिला है। अब देखिएगा, अब 5 ग्रेटर देन 7 कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 5 जो है वो लेस है 7 से, कंडीशन फॉल्स है। लेकिन नॉट ऑपरेटर इस फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। जब हमने इसका आंसर यहाँ पे वेरीफाई किया तो हमें जो इसका आंसर मिला था वो ट्रू मिला था। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसका दूसरा केस डिस्कस करें, लेट्स सपोज हम इसको नेक्स्ट केस में फॉल्स कंसिडर करवाते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज 15 ग्रेटर देन 7। तो अब एक्चुअल में ये कंडीशन तो ट्रू है लेकिन नॉट ऑपरेटर इसको रिवर्स करके इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। मैं दोबारा इसको कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे इसको देखूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर हमें फॉल्स मिला है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स स्टार्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं
कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कोई नया ऑपरेटर तो नहीं है। बेसिकली हम इसको यूज करते हैं जब आपने शॉर्टली किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर को यूटिलाइज करना हो। कैसे यूज करते हैं हम, आइए हम यहाँ पे इनको जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ ए, उसमें वैल्यू 5 स्टोर करता हूँ। एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ बी, इसके अंदर मैं वैल्यू जो है वो 10 स्टोर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये कैसे परफॉर्म होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ ए प्लस इज इक्वल टू बी, अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? अब स्टूडेंट्स इसका बेसिकली मतलब सेम ये है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब ये हुआ इसका कि ए की जो भी वैल्यू होगी उसको आप बी के साथ ऐड करोगे, और इसका जो भी ओवरऑल आंसर होगा उस आंसर को हम अगेन किस में स्टोर करवा रहे हैं, ए में स्टोर करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको शॉर्ट फॉर्म में विद हेल्प ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लिखने का मेथड क्या है? हम इसको लिखेंगे ए प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम बी लगा देंगे, ए प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर एंड बी। अब इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू जो कि 5 है और बी की वैल्यू जो कि 10 है, ए बी के साथ ऐड होगा 15 बनेगा और वापस आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, इसी ए में ही स्टोर हो जाएगा। तो ये एक जस्ट इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी ही लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली इसलिए बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर और इसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इकट्ठे ही यूज हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, तो इसके प्रिंट में अगर हम यहाँ पे ए करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका जो आंसर मिलेगा वो 15 मिलना चाहिए। तो इसका आंसर देखने से पहले मैंने जो ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम किया है, क्यों ना हम इसको कमेंट पार्ट में ऐड कर दें, ताकि हमारा नेक्स्ट कोड जो है वो डिस्टर्ब इसकी वजह से ना हो। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या मिलता है। तो यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर हमें 15 मिल चुका है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उनको भी हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं। ए माइनस इज इक्वल टू बी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे दोबारा प्रिंट करोगे तो इसका आंसर जो है वो आपको अब क्या मिलेगा, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है और बी की वैल्यू हमारे पास 10 है। 5 में से बी को माइनस किया जाएगा जो कि 10 है, तो हमें इसका आंसर जो है -5 मिलेगा। हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 5। मैं इसको इरेज करता हूँ, ए माइनस इज इक्वल टू बी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज़ भी याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू जो ए की थी वो 15 थी। ठीक है, ए की वैल्यू स्टार्टिंग में तो 5 थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गई थी और यहाँ पे ए की वैल्यू जो वो 15 कैलकुलेट हुई है। तो जिसकी वजह से आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को दोबारा कॉपी करें और यहाँ पे हम इनको वेरीफाई करें। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो -5 मिला है। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू वैल्यू 5 असाइन की है, बी की वैल्यू 10 असाइन की है, स्टूडेंट्स जब ये वैल्यू ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ए की वैल्यू के साथ बी की वैल्यू ऐड होगी और जो भी आंसर होगा वो फाइनल आंसर अगेन ए में स्टोर हो जाएगा। तो मतलब कि अब ए के पास जो भी अपडेटेड वैल्यू पड़ी हुई है वो यहाँ पे ही है, जो कि 15 बनती है, वो 5 नहीं होगी। इसके बाद आप यहाँ पे भी ए को यूज करेंगे तो वहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 15 ही कैलकुलेट होगी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, हम उनको बेसिकली इसी तरह से जो है ना वो वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं। ये माइनस का था, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लेते हैं और इसके बाद हम अगेन प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे हमें इसका आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद मिल जाएगा। इसके बाद इसको हम एक ही बार जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें ये स्टेटमेंट्स बार बार ना लिखनी पड़े। और बाकी इसका जो है वो मेथड फंक्शनैलिटी वो सेम वैसे ही है जैसे कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ये सिंपल जस्ट इसको लिखने का थोड़ा सा मेथड चेंज है, एक शॉर्ट मेथड बन जाता है जिसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं।
यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ, डिवीजन डिवीजन पुट करता हूँ। और नेक्स्ट केस में मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन को अप्लाई कर देता हूँ। और इस नेक्स्ट केस में मैं यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर को भी अप्लाई कर देता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि हमें इनका जो आंसर है वो क्या मिलता है। ये लें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सब इक्वेशंस के आंसर उसी के अकॉर्डिंगली मिल चुके हैं, जो कि हम सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू इनको परफॉर्म करते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है, वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।